हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 की एक विशेष श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसको हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि टीआरई 4.0 की बहुत सारी खबरें जो है वो आ रही है। आपको पता है कि जो रिक्तियां है वो मंगाई जा रही है, जल्दी जल्दी जो है टीआरई 3 का जितनी भी बची हुई प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप लोग भी पढ़ाई के अंदर में लग जाइए और अच्छे से, ठीक है, इस बार सिलेक्शन के साथ में आप लोगों ने टॉप रैंक्स भी लेकर आना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले इस फ्रेंड सेशन को लाइक कर दिया था। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है सेशन को एनर्जी दे रहे हो, एक बार जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे फ्रेंड, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए हर एक जगह के ऊपर में। ठीक है, ताकि हमारी यहाँ पर में एक पूरी की पूरी पढ़ाई है एक बहुत अच्छे स्टडी वाले एटमोस्फेयर के अंदर में यहाँ पर में हो सके। ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर में हो आप लोगों का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में हमारे आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर में चैलेंज करता हूँ कि आप लोग बताइए और मुझे रीजंस के साथ में बताइए कि आंसर्स क्या होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कमेंट के अंदर में आप लोगों का आना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है? आर्टिक होम इन द वेदास, हिंद स्वराज, गीता रहस्य, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है और आर्टिक होम टू दी आर्टिक होम इन द वेदास भी लिखे। मतलब कि जो वैदिक लोग थे वो आर्टिक के एरिया में, मतलब नॉर्थ पोल के इलाके में रहते थे, ऐसा इनका दावा था। तो ए और सी जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसी वजह से जो आंसर है ये इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। केवल 40% लोगों ने सही आंसर दिया था, 40% लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर प्रिपेयर करने आप लोगों ने जो एग्जाम के अंदर में आते हैं, तो टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने के साथ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता रहूंगा। जैसे कि हिंद स्वराज, हिंद स्वराज ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये पुस्तक, ठीक है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी के द्वारा लिखी गई। गांधी जी ने इस पुस्तक को 1909 के अंदर में लिखा था और यह पुस्तक लिखी गई थी गुजराती भाषा के अंदर में, गुजराती भाषा के अंदर में हिंद स्वराज। इसके अंदर में गांधी जी ने जो वेस्टर्न जो डेवलपमेंट हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, इंडस्ट्रियल कैपिटलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, मर्केंटलिज्म जो हो रहा था, ठीक है, वाणिज्यकरण, उसको जो है फ्रेंड्स उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो उससे जो छोटे जो मजदूर है या फिर कारीगर है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो गांधी जी जो है वो हिंद स्वराज के अंदर में देखने के लिए मिलता है कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे। ठीक है, उनका मानना था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से नुकसान होगा। तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर पूछा जाए कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, आप लोगों का आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दिया हो जाएगा, आर्टिक होम इन द वेदास एंड गीता रहस्य। लिख दीजिए सभी लोग, ये दो बुक लिखिए और लिखिए यहाँ पर में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और हिंदू स्वराज गांधी जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, आप लोगों को याद है? ठीक है, उन्होंने नारा दिया था, ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? ये आप लोगों के बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसने दिया था ये नारा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया नारा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको भी याद रखिए, कभी भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर किस उपनगरीय शहर की स्थापना की थी? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि ये दक्षिण भारत के अंदर में यहाँ पर में आपका विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, वैसे पहले बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये साम्राज्य बड़ा होता गया। तो कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने एक शहर की स्थापना की थी, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में। तो आप लोगों को बताना है कि उन्होंने उसका नाम जो है वो अपनी मम्मी के नाम पे रखा था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन। चलिए, तो फ्रेंड्स जो नगलापुरम नाम की जो जगह है दक्षिण भारत के अंदर में, वो उन्होंने क्या किया था? अपने मम्मी के नाम पे रखी थी कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो कृष्णदेव जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, दक्षिण भारत के अंदर में विजयनगर एम्पायर के शासक थे। ठीक है, उन्होंने अपनी माँ के नाम पर जो है नगलपुरम, ठीक है, नाम से एक उपनगर की स्थापना की थी, नगलपुरम नाम की जगह की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर जो उनकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, उसके पास में ही। ठीक है, और जो कृष्णदेव राय है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इन्हीं के समय के अंदर में आप लोगों को तेनाली रामा का जो उल्लेख है वो मिलता है। जैसे अकबर के समय में बीरबल का उल्लेख मिलता है, वैसे ही तेनाली रामा का उल्लेख जो है आपको इन्हीं के समय में मिलता है।
ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों को बता दूं कि निम्नलिखित में से किस संगठन को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो 2025 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसको मिला है, और ये फ्रेंड्स अभी इसकी जो है घोषणा कल ही हुई है। ठीक है, और मैंने कल आपका विकिपीडिया, आप लोगों को पता होगा विकिपीडिया जो है वो सार्वजनिक स्रोत है, उसके अंदर में आप लोग एडिट कर सकते हो, तो मैंने कल इसको विकिपीडिया पे भी अपडेट कर दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जस्ट अ सेकंड, इसको कल मैंने विकिपीडिया के ऊपर में 2025 वाला डाल भी दिया है, आप लोग अगर चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर में एडिट का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप अगर आपको कुछ आती है चीजें या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर सकता है कोई भी व्यक्ति उसमें। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ मैं। कल रात में जब मैं क्वेश्चन बना रहा था तो मैं सोचा बाकी लोगों का भी फायदा हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं ये आपका भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर मैं 2024 तक का दिया हुआ था, 2025 का मैंने कल रात में यहाँ पर मैं डाल दिया इसको। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो एडिट। ठीक है, सभी के पास में अधिकार होता है इसको एडिट करने का, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत किया तो फिर आपकी आईडी वगैरह ब्लॉक हो जाती है, तो मतलब ऐसा कुछ भी खराब चीज नहीं करना उसके अंदर में, लेकिन आप एडिट कर सकते हो उसके अंदर में अगर आपको कुछ भी लगे तो मैंने विकिपीडिया के अंदर में 2025 वाला कल डाल दिया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इनकोइस जो है इसको मिला है 2025 का, एक्चुअली कल ही मिला है, इसी वजह से मैंने कल रात में इसको अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो अवार्ड है आप लोगों का, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जो जयंती थी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको शुरू किया गया था 2019 के अंदर में। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है, उन्होंने 2019, 20 और 21 का अवार्ड एक साथ जो है वो 2022 के अंदर में दिया था। ठीक है, 23 जनवरी 2022 को, फिर उसके बाद में अलग अलग जो है 23 का, 24 का, 25 का अलग अलग फिर घोषणा होने लगी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है। 23 जनवरी को क्यों दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाने की संभावना है। तो 23 जनवरी को क्यों दिया जाता है, क्योंकि 23 जनवरी को जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत अधिक बनती है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है उसको किस दिन के रूप में मनाया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन होता है 23 जनवरी को, ठीक है, उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, उसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स ये इस बार का दिया गया है ये पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना, इस वजह से आपके लिए भी कर दिया है मैंने, और बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया भर के उनको भी फायदा हो सके, तो विकिपीडिया पे भी अपडेट कर दिया है। ठीक है, चलिए आंसर आप लोगों ने समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए आप लोग। अच्छा चलो, यहाँ पर मैं बात हो गई अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से इंटरनेशनल एजुकेशन डे की, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे जो है आप लोगों का ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को। इस बार की थीम थी एआई एंड एजुकेशन, परसिवरिंग, ठीक है, ह्यूमन एजेंसी इन वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। ओके, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है फ्रेंड 24 जनवरी को। लेकिन अगर बात करें हम नेशनल एजुकेशन डे की, ठीक है, यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नेशनल एजुकेशन डे, एजुकेशन डे ये मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। ठीक है, और इस दिन जो है ये बर्थडे होता है, हैप्पी वाला बर्थडे, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, मौलाना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद का, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स नेशनल एजुकेशन डे। तो ये भी लिख देंगे कमेंट में, हर कोई बच्चा जल्दी जल्दी से लिख देगा। ठीक है, अगर आप लोग लिखते रहोगे, और यहाँ पर मैं देखिए
1800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 1350 लाइक्स हो चुके हैं, बहुत नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी, तब जो है यहाँ पर में मजा आएगा कि आप लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते रहे। ठीक है, तो जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर देगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे सभी के सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाए। ओके, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, और कमेंट के अंदर में आंसर सभी लोगों ने करते रहना है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को किसकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है? ठीक है, बी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन। ठीक है, पीजीटी का। आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है, हर एक चीज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में दे रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में आई हुई है। आप यहां पर में देखिए, टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो पक्का है, आपकी रैंक पक्की है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी पराक्रम दिवस। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखोगे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का क्वेश्चन, 23 जनवरी को किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जयंती को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर एक इंफॉर्मेशन, जो हर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ठीक है, वो आपने अच्छे से सुनना है, एक एक पॉइंट को सुनना है। तो पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ओके, चलिए, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के ऊपर में। बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्त किया था? देखिए ये फ्रेंड्स, आपका 67वीं बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 67th बीपीएससी के अंदर में, और मुझे लगता है कि 67th बीपीएससी के अंदर में मतलब इतना टफ क्वेश्चन तो बीपीएससी वाले भी नहीं पूछते होंगे, यूपीएससी वाले भी नहीं पूछते होंगे। मतलब बिहार के अंदर में, बिहार के बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन, और ऐसा बात नहीं कि सिर्फ 67वीं बीपीएससी के, भाई अभी 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम आप देख लीजिए कितना इजी आया था। ठीक है, री एग्जाम कितना इजी था, री एग्जाम वाला पेपर, क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोग देखोगे तो इतना इजी पेपर था कि भाई ऐसा लग रहा था कि टीआरई का उससे ज्यादा टफ होता है करके, उससे ज्यादा। तो बोध गया के अंदर में गौतम बुद्ध ने जो है वो ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, निरंजना नदी के किनारे के ऊपर में। चलिए, अच्छा, वर्धमान जो महावीर है या महावीर स्वामी जो है, उन्होंने कहां पर में ये प्राप्त की थी? तो जिम्भिक ग्राम नाम की जगह है, जिम्भिक ग्राम नाम की जगह है, वहां पर में उन्होंने की थी। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग, जिम्भिक ग्राम नाम की जगह है, उसके वहां पर में रिजू पालिका नदी है, रिजू पालिका नदी, ठीक है, रिवर, उसके पास में। ठीक है, रिजू पालिका रिवर के पास में। और इन्होंने, अच्छा, इन्होंने कौन सा ट्री था गौतम बुद्ध का, जो पेड़ है वो कौन सा था, मतलब उनके कौन से पेड़ के नीचे की थी इन्होंने, और इनके ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? देखते कितने लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से आंसर करिए। वर्धमान, सबसे पहले गौतम बुद्ध कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये तो बहुत ही सिंपल है, पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ था। ये जो था ना, ये साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये याद रखना आप लोगों ने, वर्धमान महावीर साल के ट्री के नीचे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि ये कौन से पेड़ के नीचे बैठे थे, वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर साल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी। कभी अगर मान लो भूले भटके से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि जो है ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को जो है आपके इसके अंदर में भी मिल जाएगी। आप लोगों के जो एनसीईआरटी है उसके अंदर में, आपके एससीईआरटी के अंदर में, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोग जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके आप लोगों की। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या आंसर करोगे? हिंद स्वराज, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में भी आंसर्स करते रहेंगे। तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों ने याद रखना है, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। कौन से साल में लिखी थी उन्होंने? ईयर का नाम बताइए, ईयर बताइए आप लोग कौन सा था, और लैंग्वेज कौन सी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो ये जब लंदन से साउथ अफ्रीका जब यात्रा कर रहे थे ना, उस समय में उन्होंने लिखी थी 1909 के अंदर में, गुजराती भाषा के अंदर में, गुजराती गुजराती भाषा में हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये एक पॉइंट था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आज हम लोगों ने बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तकों के बारे में पढ़ा। आप लोग उनके नाम बता सकते होगे मुझे, कौन कौन सी दो पुस्तकों के नाम हम लोगों ने आज पढ़े बाल गंगाधर तिलक की?
अगर याद आ रहा है, थोड़ा सा भी याद आ रहा है तो बताइए जल्दी जल्दी से। अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा है आप लोगों को तो बताते जाइए जल्दी जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है, कोशिश तो करो। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर्स करते जा रहे हो फ्रेंड्स। आर्टिक होम इन द वेदास और गीता रहस्य, ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। ना फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आज जो है फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपूर्ण भूगोल वाला एक लेक्चर बचा हुआ था, बट कुछ कारणों से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज जो है वो होने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आज शाम में, ठीक है, जो एनसीईआरटी आधारित जो संपूर्ण भूगोल है आप लोगों का, उसकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आज शाम में आप लोग जरूर जरूर जुड़ जाएंगे सभी के लोग, सभी के सभी 5 बजे। जो बच्चा लाइव रहेगा, लाइव के तुरंत बाद जो है उसको एक लिंक मिलेंगी जिसके ऊपर में टेस्ट भी आप लोगों को मिलने वाली है। वो लाइव ओनली टेस्ट रहेंगी, केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे लाइव देखेंगे उस सेशन को, ठीक है। तो जो बच्चे यहाँ पर में टेस्ट भी देना चाहते हैं वो लोग जो है तुरंत 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे जो है जुड़ जाना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए ना फ्रेंड्स, अब आप लोगों का देखिए क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी के अंदर में आप लोगों का पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये आई थिंक शायद से आप लोगों का कैंसल्ड पेपर वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर में आया हुआ था ये आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर में क्या पूछा आप लोगों से, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का आकार क्या होता है, ब्रॉड गेज। देखिए आप लोगों को ना ब्रॉड गेज रेल और जो है बाकी की जो रेलवे लाइन रेलवे है उनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मीटर गेज क्या होता है आप लोगों का, ओके। और आप लोगों का एक होता है नैरो गेज, नैरो गेज क्या होता है ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ब्रॉड गेज आप लोगों की, तो ब्रॉड गेज जो है 1.676 मिलीमीटर, ठीक है, जो होती है आप लोगों की। अगर ये बड़ा, इतना बड़ा उसकी जो है दो दो पटरियों के बीच में, मतलब ये यहाँ पर में और इसके बीच में जो है इतना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है, 1.6 जो है 1.676 मिलीमीटर का, तो ये आप लोगों की क्या हो जाएंगी, ब्रॉड गेज हो जाएंगी यहाँ पर में, ठीक है। ब्रॉड गेज हो जाएंगी 1.676 मीटर भी आप इसको बोल सकते हो, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.676 मीटर्स, ठीक है, मीटर, ओके। चलिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स मीटर गेज की, एक होता है मीटर गेज, मीटर गेज, मीटर, ठीक है, गेज, मीटर गेज। जैसे ये ब्रॉड गेज है वैसे ही मीटर गेज होता है, ये 1000 मीटर का होता है, 1000 जो है आप लोगों का एमएम का होता है, मतलब कि 1 मीटर का होता है। तो 1 मीटर का अगर है, दोनों के बीच में अगर 1 मीटर का गैप है तो उसको मीटर गेज बोलेंगे आप लोग, ठीक है। तो मीटर गेज आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का 1 मीटर की जो है गैप इसके अंदर में होंगी, ये एक आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से एक पॉइंट बनता है आप लोगों का नैरो गेज का, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना आप लोगों ने, नैरो गेज किसको बोलते हैं, ओके। तो नैरो गेज जो है फ्रेंड्स दो लिमिट्स के बीच में आप लोगों का 0.762 या 0.610, ठीक है। आपको लिख देता हूं मैं यहां पर मैं नैरो गेज के बारे में भी, ठीक है। अगर आप लोगों से नैरो गेज पूछ लिया जाए, नैरो गेज आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो या तो ये 0.610 होगा या फिर 0.762 mm, ठीक है। मीटर आप लोगों का भी यहाँ पर में हमने इसमें लिखा है 0 पॉइंट में लिखा है तो मीटर, इनके बीच में अगर है तो आप लोगों का ये क्या माना जाएगा, आप लोगों का ये नैरो गेज माना जाएगा, ठीक है। तो कई जगह पे जो है ये वाला फॉलो किया जाता है नैरो गेज के लिए इतना डिस्टेंस, और कई जगह पे नैरो गेज के लिए इतना डिस्टेंस फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही आप लोगों के क्या होते हैं, नैरो गेज है, 0.610 और 0.762 मीटर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का पूछे जाने की संभावना है। हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्टेंस है तो कौन सा है, ठीक है, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, या फिर आप लोगों का नैरो गेज है। आप लोग को ये लगाइए जल्दी जल्दी से, सभी लोग अपना अपना पसंद का चुन लो एक कोई भी, कि सबसे ज्यादा क्या होगा आप लोगों का। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा, ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, दिन रात पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम ने आप लोगों के लिए, और टीचिंग परीक्षा की टीम ने आपके लिए, ठीक है, डू यू नो सीरीज का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए लेकर आई है। आपको बता दूं कि जो भी बच्चे, ठीक है, 26 जनवरी से पहले एनरोल हो चुके होंगे, उन सभी लोगों को ये डू यू नो सीरीज का जो कोर्स है आपका, ठीक है, आपका 699 रुपीज का कोर्स, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कोर्स के अंदर में ऑलरेडी मिल जाएगा, टीआरई 4.0 के कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जितने भी बच्चे लेंगे उनको अलग से लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है एनरोल हो जाइए ताकि आपको ये वाले कोर्सेज फ्री में मिल जाए। इसके अंदर में फ्रेंड 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन हमने डाले हैं, और सारे के सारे ये इमेजेस हिंदी इंग्लिश में आपको अवेलेबल करवा के दिए आप लोगों को, ठीक है।
तो बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज जो होता है आप लोगों का 1.676 मीटर होती है, और भारत के अंदर में सबसे बड़ी लंबाई इसी की है, ठीक है, 63,950 किलोमीटर की, ठीक है, 2019-20 के डेटा के अनुसार जो एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है अभी, ठीक है। मीटर गेज जो होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसकी 1 मीटर होती है, अभी आपको बताया मैंने 100 mm या फिर 1000 mm या फिर 100 मीटर, 1000 mm 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर, जो भी बोलना चाहो एक ही बात है। तो 2402 किलोमीटर की बचा हुआ था, अभी धीरे धीरे और कम किया जा रहा है इसको, ठीक है। ये केवल हिली इलाकों के अंदर में, जो ऊपरी इलाके वहां पर में ही है पुरानी वाली जो रेलवे लाइंस है, अदरवाइज इसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं, एक बार टीम चेक कर लीजिए प्लीज, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कितना देर तक है। चलिए, तो बफरिंग हो रही थी थोड़ा सा, आप लोगों को बताया गया है मुझे कि 10 सेकंड के लिए हुई थी, लेकिन आपका अब ठीक है, अब ठीक है, तो बता दीजिए एक बार प्लीज, अब सही है। चलिए, तो आप लोगों ने सभी ने देख लिया फ्रेंड्स कि आपका डू यू नो जो है, एनसीईआरटी डू यू नो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से जुड़ जाए, ताकि आपको ये अलग से ना लेना पड़े, ठीक है। तो 7611101101, 9697888844 ये नंबर आप लोगों का नीचे में दिया गया है। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जो है फ्रेंड्स इसके बारे में कोर्स में जानकारी ले सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के साथ में भी आप लोग जुड़ सकते हो। इस तरीके की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पर में, क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, उसी के अंदर में भी डबल रिवीजन होंगे, एक तो कोर्स के अंदर में भी है और एनसीईआरटी में भी डाला है, तो दो जगह पे आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है, ओके, जिन लोगों ने ले लिया है उनको कांग्रेचुलेशन, उनको एनसीईआरटी डू यू नो कोर्स मिल चुका है साथ में, और जो लोग बाद में लेंगे 26 के बाद में, उनको अलग से लेना पड़ेगा एनसीईआरटी डू यू नो का कोर्स, ठीक है। तो चलिए, ये सारा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दे दिया है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की टेराकोटा पाई गई थी? बीपीएससी की 2016 की एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, 1999 लाइक्स हो चुके हैं, एक लाइक दूर है हम लोग 2000 से, केवल 2800 बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप लोग। पकड़ लो दानिश सर का हाथ और जुड़ जाओ टीचिंग परीक्षा के साथ। क्या बात है बिस्मार्क जी, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर हल की टेराकोटा पाई गई है? मतलब कि हल जो है मिट्टी का बना हुआ एक खिलौने टाइप का हल आप लोगों को मिला है, ठीक है। मतलब कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों को हल के बारे में पता था, ठीक है। हल इस तरीके से, ठीक है, जिससे मिट्टी में खुदाई की जाती है और खेती के अंदर में काम आता है। तो टेराकोटा एक होता है आप लोगों का, ठीक है, पदार्थ, जिसको रेत के अंदर में गम वगैरह मिलाकर जो उसको पीस कर वो बनाया जाता है टेराकोटा, ठीक है। चिकनी मिट्टी से भी कई बार बनता है ये। तो ये कहाँ पर मैं आप लोगों को मिला है? अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है, बनावली नाम की जगह है हरियाणा के अंदर में फ्रेंड्स, ठीक है, वहां पर मिलता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बनावली के अंदर में, ठीक है। तो बनावली नाम की जगह हरियाणा के अंदर में आपको मिलेगी, जहां पर में आपको मिट्टी का या फिर टेराकोटा का बना हुआ हल मिला है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जूते हुए खेत के सबूत कहां पर में मिले हैं, जूते हुए खेत, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में जूते हुए खेत, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां कंफर्म हमको पता चलता है कि यहाँ पर में खेती हुई थी, ठीक है। पिन टू द पॉइंट, अगर हमें पता चलता है कि वहां पर में खेती हुई थी, तो वो जगह है आप लोगों की, ठीक है, गुजरात के अंदर में, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, कालीबंगान नाम की जगह है यहाँ पर में, गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर में कंफर्म हमें खेती किए गए सबूत मिले हैं, ठीक है, कालीबंगान के अंदर में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जूते हुए खेत के सबूत, प्लब्ड, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड कहां पर में मिली है आप लोगों को? तो कालीबंगान में मिली है, राजस्थान के, ठीक है। और बनावली के अंदर में आप लोगों को क्या मिला है फ्रेंड्स? बनावली के अंदर में आपको लकड़ी का जो है यहाँ पर में टेराकोटा का हल मिला है, ये याद रखेंगे आप सभी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, ठीक है। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? इनमें से इतने सारे शहर खोजे गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, तो सबसे पहला जो शहर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, ये हड़प्पा शहर। इसी के वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1901 के अंदर में, ठीक है, 1921 के अंदर में बेसिकली, ठीक है, आपका 1921 के अंदर में हड़प्पा की खोज हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। रावी नदी के किनारे पर है हड़प्पा। तो सबसे पहला शहर जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था आपका हड़प्पा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अगर मैं बता दूं, हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा, ठीक है, अगर कहीं पे आप लोगों को मिलते हैं हड़प्पा के शहर, तो अभी भी एज पर दी एनसीईआरटी डेटा गुजरात के अंदर में मिलते हैं। आपको बताना चाहूंगा, धोलावीरा जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
यूपीएससी के अंदर में आया था आप लोगों का, ठीक है, कि वाटर मैनेजमेंट के लिए अपने पानी को बचा के रखते थे। लोग क्या करते थे, बारिश के मौसम में जो पानी गिरता था उसको स्टोर करके रखते थे और बाकी सीजन के अंदर में उसका इस्तेमाल करते थे। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, जल संरक्षण प्रणाली के लिए कौन सा शहर फेमस था, ठीक है, मतलब जिसमें हमको वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट प्रणाली मिलती है, धोलावीरा के अंदर में। ये कहां पर में, गुजरात में है। अच्छा, धोलावीरा कितने पार्ट में डिवाइडेड था, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स के अंदर में। ये भी याद रखना है, ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, 3 पार्ट में, धोलावीरा। ये याद रखेंगे आप लोग, वाटर मैनेजमेंट के लिए भी प्रसिद्ध था और 3 पार्ट में डिवाइडेड था। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में घोषित किया गया है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक अपडेटेड लेक्चर आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, बहुत जल्द पेड क्लास के अंदर में, तो तैयार रहिएगा आप सभी के सभी लोग, जिसके अंदर में अभी जो लेटेस्ट में अपडेट हुए हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बोला जाए कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर कौन सा था, ऐसा शहर जिसमें बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब ऐसा नहीं जिसमें बंदर लोग रहते हैं, बंदरगाह मतलब जहां पर में वो जहाज वगैरह अगर रुकते हैं ना, पानी के जहाज, ठीक है, डॉकयार्ड, ठीक है, पोत्राश्रय। तो लोथल जो है गुजरात के अंदर में था, जो बंदरगाह वाला शहर था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। पोत्राश्रय, लोथल गुजरात के अंदर में, ये भी ओके। अच्छा, क्या हड़प्पा के लोगों को घोड़े के बारे में पता था ज्यादा, घोड़े के बारे में पता था क्या? आपकी 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि हड़प्पा वासियों को किस जानवर के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों को घोड़े के बारे में नहीं पता था। घोड़ा इतना ज्यादा मिलता नहीं, सब जानवर की हड्डियां ये वो मिल जा रहे हैं हम लोगों को, घोड़े के अवशेष बहुत कम मिलते। केवल एक जगह ऐसी है जहां पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, वो है सुरकोटदा। केवल एक ही जगह जहां घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले, अदरवाइज कहीं पे भी घोड़ा नहीं मिला हमको, ठीक है, घोड़ी की हड्डियां नहीं मिली। तो केवल और केवल सुरकोटदा एक ऐसी जगह है जहां पर में घोड़ा मिला है। इससे पता चलता है, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये इसमें घोड़े के बारे में इनको नहीं पता था। बाद में वैदिक सभ्यता के समय में, ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट एशिया से जो लोग आए, वो अपने साथ में घोड़ा लेकर आए थे। घोड़ा मतलब एक्चुअल वाला घोड़ा, तुड़ू तुड़ू वाला, वो ढिशक्या वाला घोड़ा नहीं है। चलो नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में बोकारो कोयला क्षेत्र कहां पर में स्थित है? बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बोकारो कोल फील्ड बहुत ही फेमस कोल फील्ड है आप लोगों की। भारत के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है, उन्हीं में से एक है, ठीक है। तेलचर हो जाए, कोबरा हो जाए, रानीगंज हो जाए, ठीक है, झरिया हो जाए। तो झरिया जहां पर में, वहीं पे भी, वही उसी राज्य में बोकारो भी है, कोयला क्षेत्र। तो आप लोगों को बोकारो और झरिया दोनों के दोनों कोल फील्ड कहां पर में मिलेंगी? झारखंड के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, झारखंड में, पहले बिहार में हुआ करती थी बंटवारे के पहले झारखंड के, ठीक है, लेकिन अभी झारखंड अलग हो गया तो झारखंड में। तो बोकारो और झरिया कोलफील्ड दोनों के दोनों झारखंड के अंदर में है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों को टिस्को के बारे में पता है क्या? टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको कोयला कहां से सप्लाई होता है? ये DSSB के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको जो कोयला सप्लाई होता है वो झरिया कोल फील्ड से होता है। झरिया, झरिया, ठीक है, झरिया कोल फील्ड से, कोल फील्ड से होता है। ये क्वेश्चन आया था आपका DSSB के एग्जाम के अंदर में, झरिया कोल फील्ड, कि टिस्को को कोयला कहां से सप्लाई होता है। डायरेक्ट पिन टू द पॉइंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। 3200 के करीब बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर। मैं जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आपका आज हम लोग 5 बजे ज्योग्राफी की एक इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप सभी के सभी तैयार रहिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का, ठीक है। तो सभी के सभी बच्चे, कहा गया भाई, ठीक है, ठीक है, दिखा दो, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में आपका कि एनसीईआरटी आधारित जो है संपूर्ण भूगोल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, 5 बजे। तो सभी के सभी लोग तैयार रहेंगे 5 बजे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आपका एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है, कोयला फील्ड वगैरह के बारे में, उसी में से क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं था? ठीक है, 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन, आईसीएआर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, और टीचिंग परीक्षा से पढ़े हुए बच्चों के लिए अब ये क्वेश्चन क्या, ठीक है। कमेंट के अंदर में आंसर की झड़ी लगा देंगे सभी के सभी लोग, ठीक है। कमेंट के अंदर में भी आंसर करना है हर एक बच्चे ने, डबल आंसर करते रहिए, कमेंट में भी आंसर करेंगे सभी के सभी बच्चे फास्ट। कौन सा जानवर जो है ज्ञात नहीं था? 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया मैंने। एक एक पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो आप लोगों के काम का है,
सर हम झारखंड झरिया में रहते हैं। चलो खुशबू कुमारी जी बोल रहे हैं झारखंड झरिया से ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन खुशबू जी, आपका शहर बड़ा फेमस हो गया। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स की जो घोड़ा है उसके बारे में ज्ञात नहीं था। जो बीपीएससी उन्होंने भी आंसर घोड़ा ही माना था इसका। ठीक है, कई सारी जो है बाद में एनालिसिस वगैरह उनके अंदर में ये बताया। मैं आपको बता दूं थोड़े ही समय के अंदर में आप लोगों को एक बुक भी मैं दूंगा जिसके अंदर में आपका अपडेटेड और प्लस एनसीईआरटी आधारित जो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसके आधार पर, ठीक है, आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो वेट कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत एक बड़ा गिफ्ट और बहुत एक, मतलब मैजिक आप लोगों के हाथ में आने वाला है थोड़े समय में। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। बताना है आप लोगों ने प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर करोगे? ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट के टीचिंग परीक्षा की डेडिकेटेड टीम ने अपने बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा इस तरीके के फ्लो चार्ट्स वगैरह जो है वो आप लोगों के लिए डाले हुए हैं। ठीक है, कार्यपालिका के प्रकार जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को दिया गया है, संसदीय, अर्ध अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, पार्लियामेंट्री, सेमी पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ जो भी आप लोगों को होता है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, संसदीय प्रकार की डेमोक्रेसी है भारत के अंदर में। तो प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल जो होता है उनका, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिमंडल हो, ये पूरा का पूरा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एज पर आर्टिकल नंबर 75, ठीक है, जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कोई भी अपना फैसला लेते हैं तो लोकसभा को कॉन्फिडेंस में लेना उन लोगों को जरूरी होता है, क्योंकि लोकसभा में जिसकी मेजोरिटी होती है वहीं से वो बनते हैं। ठीक है, वहीं से उन, मतलब जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी वो उसकी सरकार बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिस्पॉन्सिबल भी लोकसभा के प्रति ही होते हैं। ठीक है, चलिए 2482 बच्चों ने लाइक भी कर दिया सेशन को, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप लोगों का आज जो है ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सेशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी के सभी तैयार रहेंगे। ठीक है, आप सभी के सभी लोग ओके 5 बजे के लिए। तो मिशन 2025 के तहत आप लोगों का संपूर्ण भूगोल की शुरुआत हम कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद टेस्ट रहेंगे केवल उन बच्चों के लिए जो लाइव आएंगे। तो सभी बच्चों ने लाइव आ जाना है एग्जैक्ट 5 बजे। ठीक है, आज आप लोगों के किसी भी कंडीशन में क्लास होंगी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे जो है आज 5 बजे वाले सेशन के अंदर में। और जितने बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं और ये सारी जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही है उसका भी लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये केवल ऑफर 26 तारीख तक ही अवेलेबल है आप लोगों के लिए। कहीं आप भूल ना जाओ, जल्द से जल्द आप एनरोल होकर पढ़ाई शुरू कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। प्लस जो है फ्रेंड्स 26 तारीख तक जितने भी बच्चे एनरोल हो चुके होंगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए हम लोग एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जिसमें टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चन देकर आपको फिर एक टेस्ट हम लोग लेंगे। ठीक है, उसमें से आधारित कोई भी रैंडम क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे उसमें से उस टेस्ट के अंदर में। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों की एटलीस्ट वो पढ़ाई हो चुकी होंगी। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे बता दीजिएगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है और गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, कमेंट के अंदर में आप लोग बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ओम प्रकाश, ओपी टेर्क जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।